नमस्कार, डीवी लाइव के इस स्पेशल ब्रेकिंग शो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आप सब जैसा जानते हैं कि राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में हैं। 6 दिनों के प्रवास पर अमेरिका पहुंचे हैं राहुल गांधी। और अपने पहले चरण में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अलग अलग भारतीय समुदाय और थिंक टैंक इन सबसे मुलाकात की। राहुल गांधी अब वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने 2 कार्यक्रम किए, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो था वो था वाशिंगटन डीसी के प्रेस क्लब में प्रेस को संबोधित करना, प्रेस के सवालों का जवाब देना। और राहुल गांधी यहाँ प्रेस के सवालों का जवाब बहुत साफगोई से देते हुए नजर आए। तमाम तरह के सवाल प्रेस ने राहुल गांधी के सामने रखे और राहुल गांधी बहुत ही इत्मीनान से और हर सवाल को संजीदगी से उठाते हुए उस पर अपना जवाब देते हुए नजर आए। राहुल गांधी से पूछा गया कि भारत में उनसे उनका पर्सनल भी पूछा गया कि पर्सनल लेवल पर निजी जीवन के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में, उसके अलावा विदेश नीति के बारे में, आर्थिक नीति के बारे में, तमाम मसलों पर राहुल गांधी से चर्चा हुई। देर रात ये चर्चा, हिंदुस्तान के हिसाब से देर रात की चर्चा थी, लगभग मिडनाइट कह लें। और उसके बाद अब उस पर चर्चा छिड़ गई है। हिंदुस्तान में आप लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी उधर कुछ बोलते हैं और यहाँ हंगामा मच जाता है। हंगामा मचाने लायक राहुल गांधी बोल रहे हैं या यहाँ राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हो रही है, ये तो आप सबको तय करना है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो राहुल गांधी ने रखी और उन बातों को यहाँ आप लोगों के बीच पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, उनका स्वागत करता हूँ। प्रशांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सीधा राहुल गांधी ने कुछ बातें जो की हैं, एक लगभग 55-56 मिनट की चर्चा इस वाशिंगटन डीसी के प्रेस क्लब में। और ये ऐतिहासिक प्रेस क्लब है जहां राहुल गांधी के पर नाना जवाहरलाल नेहरू, उनकी दादी, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी, भारत के ही प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव और ऐसे चार प्रधानमंत्रियों ने जिस प्रेस क्लब में प्रेस को संबोधित किया हो, उनके तीखे सवालों का जवाब दिया हो, वहां अब राहुल गांधी नजर आए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी प्रेस क्लब की तस्वीर है जहां राहुल गांधी बहुत ही आराम से, संजीदगी के साथ अपनी बात रख रहे हैं, हर सवाल का जवाब देते हुए नजर आए। राहुल गांधी आज की तारीख में आप सब जानते हैं एक सामान्य नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पूर्व लगा हुआ है इनके नाम के साथ, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद क्यों हैं, पूर्व अध्यक्ष क्यों हैं, ये तमाम सवालों का जवाब भी इन्होंने दिया और पूछा गया जब इनसे। और इनके परिचय में भी पूर्व अध्यक्ष बताया गया इसी प्रेस क्लब में। और वो ज़रूरत भी थी कि आखिर राहुल गांधी क्या पद होल्ड करते रहे हैं और आज इनकी ज़रूरत इतनी क्यों है अमेरिका को, इनकी ज़रूरत इंडियन डायस्पोरा को क्यों है, प्रवासी भारतीयों को क्यों है, और इनकी ज़रूरत हिंदुस्तान को क्यों है और हिंदुस्तान के बाहर क्यों है राहुल गांधी की ज़रूरत। इन तमाम मसलों पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए ज़रा, पूर्व सांसद कैसे बन गए राहुल गांधी, मानहानि का मामला और मानहानि के केस का जिक्र हुआ, उस पर राहुल गांधी ने कहा क्या, सुन लेते हैं जल्दी 3-4 अलग अलग बातें सुनते हैं, समझते हैं। और फिर हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, चर्चा भी करेंगे। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं राहुल गांधी मानहानि के मामले पर, यानी मोदी सरनेम केस पर यहाँ जब प्रेस के लोगों ने उनसे चर्चा की, पूछना चाहा, सवाल जानना चाहा, तो जवाब क्या दे रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। I'm fighting a court case, so I have to be careful. But I asked a rhetorical question, and I'm the first person in India to be given the highest punishment for a defamation case. It's the first case. I'm the first person in Indian history since 1947. Right? Nobody has been given the maximum sentence on defamation, and that too on the first offense. Right? So that should explain what's going on to you. And my disqualification happens quite interestingly after I make a speech about Mr. Adani on Parliament. So you can do the math. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी, आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं पहला इंसान हूं जिसको भारत की आज़ादी के बाद से, यानी 1947 के बाद से, और वो भी पहली दफ़ा सज़ा हुई और सबसे ज़्यादा सज़ा, मतलब मैक्सिमम सज़ा में जो प्रावधान है वो दे दी गई।
ये राहुल गांधी कह रहे हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ है और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2024 मुश्किल में पड़ेगी। 2024 में बीजेपी, मोदी सरकार को कहा जा रहा है कि मोदी जी को हराना मुश्किल है, तो ऐसा ये नहीं मानते। इन्होंने कहा कि मोदी को हराया जा सकता है। विपक्षी एकता पर भी बहुत सारी बातें इन्होंने की हैं और उनके बाद फिर आज संजय राउत ने भी अपना बयान दिया है, खुलकर विपक्षी एकता पर बात की है इन्होंने। मायावती जी भी बाहर निकल के आई हैं, उन्होंने भी बात की है, तो वो सब उन सब पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यहाँ जो पहली बात आप सबके बीच हम रख रहे थे मानहानि के दावे पर, और इस पर राहुल गांधी का हर मंच से अपनी बात रखना क्या मायने रखता है प्रशांत जी? राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र की बात इसके ज़रिए कर रहे हैं, भारत की जुडिशरी की बात इसके ज़रिए कर रहे हैं, और भारत में जो पॉलिटिक्स है और कैसे पॉलिटिक्स जुडिशरी पर हावी है उसकी भी तस्वीर शायद दिखा रहे हैं, ये माना जाए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल जी। देखिए, हम लोग को ये देखना होगा कि राहुल गांधी से ये जो इंगेजमेंट है अमेरिका का, यूनिवर्सिटीज में, थिंक टैंक्स में और नेशनल प्रेस क्लब में, इसके मायने क्या है? इसके मायने राजीव जी ये हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट अब नरेंद्र मोदी के अलावा भारत में भारत की राजनीति के दूसरे स्टेक होल्डर से भी इंगेज करना चाहता है। उसमें राहुल गांधी सबसे बड़ी शख्सियत निकल कर आए हैं। दूसरी बात की नेशनल प्रेस क्लब की आपने बात की और कहा कि वहां पे पंडित नेहरू गए, इंदिरा गांधी गई, राजीव गांधी गए, नरसिम्हा राव गए। ये बहुत प्रेस्टिजियस प्रेस क्लब है अमेरिका का, और वहां पे एनुअल डिनर होता है और उसमें वहां के राष्ट्रपति भी जाते हैं। तो ये, और वहां पे कही गई बात अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट के कानों तक पहुंचती है। तो ऐसी क्या बात है कि राहुल गांधी को वहां इनवाइट किया जाए, जबकि जितने मैंने नाम बताए या जितने नाम आपने गिनाए वो सब प्रधानमंत्री रह चुके थे। राहुल गांधी तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। उसका मतलब यह है कि राहुल गांधी से अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट अपने दूसरे ट्रैक टू इंस्टीट्यूशंस के जरिए इंगेज रखना चाहता है, समझना चाहता है कि देश में जो वैकल्पिक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तमाम मुद्दों पर, फॉरेन पॉलिसी पे, घरेलू पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमी पे राय क्या है। मैं रात में एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में तो मुझे समझ आया कि कितने ज्यादा मुद्दों पर राहुल गांधी से बात हुई है। रशिया के रिलेशन से लेकर और इकोनॉमी की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान, चाइना, हर मुद्दे पर बात हुई है। एस्टैब्लिशमेंट राहुल गांधी के दिमाग को पढ़ना चाहता है कि भविष्य के पॉलिटिकल लीडर से वो इंगेज कर रहे हैं तो उसका अता पता क्या है, उसकी सोच क्या है। दूसरी यहां पे डिप्लोमेशन की बात है राजीव जी। अमेरिका में 50 स्टेट हैं। 50 स्टेट में 37 राज्यों ने अमेरिका में क्रिमिनल डिफेमेशन के कानून को हटा दिया है। तो इसलिए जब अमेरिका में वो बात कह रहे हैं बैठकर वहां के पत्रकारों के सामने कि मुझे मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया, ठीक है, वो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा अजीब लगेगा। वहां के प्रेस को, वहां के सिविल सोसाइटी को, वहां के थिंक टैंक को ये बड़ी अजीब बात लगेगी और उनको रिलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी के भाषण की वजह से उनकी मेंबरशिप को हटाया गया और पनिशमेंट 2 साल का दिया गया ताकि मेंबरशिप हट जाए। और ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि अडानी के खिलाफ जो एलिगेशंस लगे वो एक अमेरिकन कंपनी ने ही लगाया। राजीव जी, बिल्कुल।
अदानी के खिलाफ एलिगेशन, अदानी का जिक्र भी यहाँ करते हुए अंबानी अदानी दोनों का नाम लेते हुए राहुल गांधी सुने गए। और सबसे बड़ी बात मानहानि की चर्चा, यानी कि अमेरिका में जो यहाँ हिंदुस्तान में राहुल गांधी की सांसदी क्यों चली गई, क्यों राहुल गांधी का बंगला छीन लिया गया, ये तमाम बातें अब पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं और अमेरिका के थिंक टैंक तक भी ये बात पहुंच रही है। और क्यों राहुल गांधी को ही बुलाया गया है, क्यों राहुल गांधी इस ऐतिहासिक प्रेस क्लब में अपनी बात रख रहे हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और जब यहाँ से बात अखबारों और मीडिया के जरिए उन लोगों तक पहुंचेगी जो एक अल्टरनेटिव खोज रहा है हिंदुस्तान में, तो क्या उनके साथ राहुल गांधी नाम का एक अल्टरनेटिव तैयार है? ये बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब और जिन पर विश्लेषण कर रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। और अभी आप सुन भी रहे थे, थोड़ी सी आवाज़ प्रशांत जी की इको हो रही है, लेकिन दोस्तों थोड़ा बाहर हैं प्रशांत जी, इसलिए आप बेयर कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कई बार टेक्निकल खामियां रहती हैं, लेकिन आगे बढ़ें। और राहुल गांधी से उनके परिवार जो शुरुआत में कह रहा था निजी मामले, और उसमें भी उन्होंने अपनी दादी की हत्या देखी और उन्होंने अपने पिता की हत्या देखी। और इस पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी कह रहे हैं एक दिन सभी को तो मरना ही है, फिर मरने से क्यों डरना, छोटी मोटी बात नहीं है। सुनिए राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, सुनिए उनकी जुबानी। I've grown up with a sort of narrative about my country. Gandhian narrative of what the country is, what it should look like, what is important. So that's what drives me. I'm not concerned really about, threats of violence and assassination and stuff. I mean, everybody's got to die, So. I mean, that's what I learned from my grandmother and my father. So you don't back down because of something like that. Yeah. तो हर किसी को मरना है, और ये बात मैंने अपनी दादी और अपने पिता से सीखी है, और इसलिए इसमें डरने की क्या बात। छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं राहुल गांधी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और जिस इंसान ने एक नहीं दो हत्याएं देखी हों अपने सामने, आंखों के सामने, और उसके बाद भी मौत पे अगर बात हो तो वो साफ गोई के साथ अगर कहे कि इससे क्या डरना, छोटी मोटी बात नहीं हो सकती प्रशांत जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं राहुल गांधी। किस रूप में देखा जाए इसको? जी राजीव जी, मुझे याद आ रहा है कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब वो व्हाइट हाउस में रोनाल्ड रीगन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और उस वक्त भारत यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, और इंदिरा गांधी ने बहुत बेबाकी से रोनाल्ड रीगन के सामने भारत की स्थिति बता दी। आज जब वो मैं देख रहा हूं राहुल गांधी को उस प्रेस क्लब में, तो वो भी इंडियन पोजीशन को बहुत बेबाकी से बता रहे हैं कि हमारा यूक्रेन पे क्या मत है, हमारा रशिया पे क्या मत है, और हम रशिया के साथ अपने संबंध वैसे जारी रखेंगे जैसे प्रेजेंट सरकार के हैं। तो बिल्कुल ये नहीं कि जो अमेरिका को पसंद है वो बातें वहां वो कर रहे हैं, वो इंडियन पोजीशन को उन्होंने बहुत बेबाकी से वहां रखा है। और इस बात की देखिए अमेरिकन सिविल सोसाइटी में और अमेरिकन मीडिया में जो है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाएगा। और दूसरी बात की जो उनसे सवाल आए, देखिए उनसे सवाल सीएए कानून पे भी आए, उनसे सवाल यहाँ पे माइनॉरिटीज पे जो हमले हो रहे हैं उस पे भी आए, उस पे सवाल उनके साथ जो है रिलीजियस फ्रीडम कमेटी के उस पर भी आए, मीडिया पे भी आए, और सारी पोजीशंस में उन्होंने वहां पे अपनी पार्टी की और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में बातें करते आए, उसको रखा है कि हम माइनॉरिटीज के साथ हैं, हम हर उस व्यक्ति उस समाज के साथ है जिसके साथ शोषण हो रहा है। और अमेरिकन सिविल सोसाइटी इसको बहुत गंभीरता से लेती है, क्योंकि जो रिलीजियस फ्रीडम कमेटी की रिपोर्ट आई है
और उस पर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने भी प्रतिक्रिया दी, बड़ी स्ट्रांग प्रतिक्रिया इस बार दी है। उसमें वहां की सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अमेरिका में जो ह्यूमन राइट रिलेटेड जो सिविल सोसाइटी है वो बहुत ताकतवर है, उसका सीनेट और कांग्रेस में अच्छा खासा दबदबा है। और अभी राजीव जी रात में वहां की रात में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक डिनर में राहुल गांधी इनवाइटेड थे। वो डिनर सिविल सोसाइटी के लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। मैं वहां पे सुबह होने का इंतजार कर रहा हूं, मेरे कई मित्र वहां पे डिनर में थे, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या बातें वहां पे हुई हैं, और हो सकता है कि उनको मैं शाम वाले प्रोग्राम में जोड़ूं उनमें से किसी एक को। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, जरा और भी राहुल गांधी को सुन लेते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी में जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उस पर भी राहुल गांधी ने खुलकर अपनी बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के ध्रुवीकरण की राजनीति पर राहुल गांधी? जरा इसको सुन लेते हैं, सुनिए जरा। You have said that Modi's BJP engages in the politics of hatred and violence. Can you explain what you mean by this? I mean, it's explained in the sentence, right? They sort of generate a certain amount of hatred in society. They polarize society, and they're not inclusive. They don't embrace everybody, and they divide society. That's yeah, and that's damaging in my view to India, because India has always had a tradition of conversation, of openness. All our great leaders, spiritual, political, Mahatma Gandhi, Buddha, all of them promoted harmony, promoted peace, promoted conversation. So it's in our culture, it's in our history to sort of bring people together and have these dialogues. So that's, I think it's a difference in ideology between us and the BJP. We feel India should be allowed to express itself, and we feel that political leaders should be comfortable in sort of being questioned, and should learn from that questioning. So, I mean, it's just a difference in viewpoint. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी और बीजेपी के ध्रुवीकरण की राजनीति, और बुद्धा और गांधी से भी उनका जिक्र भी करते हुए राहुल गांधी यहाँ साफ साफ अपनी बात रख रहे हैं। बहुत सारे सवालों का जवाब राहुल गांधी यहाँ देते हुए नज़र आए। 56 मिनट का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, और उसमें हर सवाल को लेते हुए, किसी भी सवाल को छोड़ते हुए नज़र नहीं आए। लेकिन इसमें एक मज़ेदार वाक़या ये भी हुआ, शुरुआत में ही राहुल गांधी ने कहा कि आप जिस ढंग से मुझे बुलाए हैं, क्या कल इसी मंच पे मोदी को बुलाएंगे आप? ये भी राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात और भी है, जब 2024 की बात पूछी गई, जब देश में कर्नाटक के रिजल्ट की बात हुई, जब महंगाई, बेरोजगारी और मुद्दों की बात हुई, जब बात विपक्षी एकता की हुई, तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और साफ ऐलान कर दिया राहुल गांधी कि 2024 मोदी जी के लिए आसान नहीं होने जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है, वो सारी तस्वीर यहाँ खोलकर उन्होंने रख दी। जरा उसको भी सुन लेते हैं, फिर प्रशांत जी अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ कह रहे थे? ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी की है, और ये पूरी दुनिया में जगजाहिर है, सब पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात करते हुए, जो हम लिख भी रहे हैं कि 2024 में हारेगी बीजेपी, ये राहुल गांधी का ऐलान है, और वो भी अमेरिका से। वो कैसे, क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। United, we are having conversations with all the opposition, you know, and I think quite a lot of good work is happening there. Okay. Yeah. I mean, it's a complicated discussion, because there are spaces where we are competing also with the opposition. So it's a little bit of give and take is required, but I'm confident that will happen. Okay. So given the electoral strength of the BJP, would Congress now be willing to consider being part of a coalition government that it does not lead?
Well, I mean, these are questions that need to be asked to the Congress president, because he's the decision maker. I think the Congress party will do very well in the next election. I think it'll surprise people, because I think there is a hidden undercurrent building, and I think will surprise people. And I'm not entirely convinced about this idea that Mr. Narendra Modi is going to win the 24 elections. I think it's not as simple as people make out. If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP on its own, without any, electoral math. तो सुन रहे थे आप, बहुत डिफ़िकल्ट होगा मोदी के लिए 2024, और कांग्रेस को लेकर के जो बातें वहाँ पूछी गई, बोले प्रेसिडेंट से आप पूछ सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र यहाँ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी क्या हैं और उनकी कितनी जवाबदेही है वो बात भी यहाँ रख रहे हैं प्रशांत जी, राहुल गांधी, और साथ साथ वो तमाम रोड मैप भी साझा कर रहे हैं, जिसके तहत यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो सत्ता पक्ष को कैसे डिफीट किया जाए और विपक्ष कैसे एकजुट हो रहा है, इस रोड मैप को भी यहाँ रख रहे हैं। और साथ साथ 2024 आसान नहीं होने वाला है, और कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ, और कांग्रेस को अंडर करंट की बात कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में और कांग्रेस उसमें कहाँ आगे है, सारी बातें यहाँ रखते हुए एक कमेंट छोटा सा, और फिर इसी पे प्रतिक्रिया आई है संजय राउत की, वो भी सुनेंगे। एक छोटा कमेंट आपसे। जी देखिए, राहुल गांधी से जो पूछा गया कि नरेंद्र मोदी साहब की पॉपुलैरिटी बहुत है, पॉपुलैरिटी की फिगर्स बता रहे थे, वो जो सवाल पूछ रहे थे पत्रकार वहां पे, उस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने ये कहा जो आपने सुनाया अभी, कि राहुल गांधी बहुत आश्वस्त हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में नहीं आने जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स है, जो अरिथमेटिक है, वो विपक्ष के पक्ष में है। एक बात। दूसरी बात की देखिए, जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है, राजीव जी, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट नरेंद्र मोदी को जानता है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन दिया गया राहुल गांधी का और नरेंद्र मोदी का, तो उस इंट्रोडक्शन को भी अगर हम सुने तो उसमें भी नरेंद्र मोदी का एक जो ध्रुवीकरण की जो पॉलिटिक्स है उसका अच्छा खासा जिक्र है। एक दूसरी बात, और यही बात अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हुई थी, जब वो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने भी जब नरेंद्र मोदी को डिस्क्राइब किया था, टाइम मैगजीन जो सबसे बड़ी मैगजीन है अमेरिका की और दुनिया की बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है, उसने कुछ साल पहले कवर स्टोरी चलाई थी डिवाइडर इन चीफ नाम से, विभाजनकारी नरेंद्र मोदी। और उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क और अमेरिका के तमाम सारे अखबार लगातार इस पे लिखते रहे हैं, चाहे वो लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे नरेंद्र मोदी के और भाषणों का मामला हो, जब वो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं या ऐसी बातें करते हैं, तो नरेंद्र मोदी वहां पे बहुत पहचाने हुए व्यक्ति अपनी राजनीतिक ध्रुवीकरण की वजह से, और इसलिए बार बार राहुल गांधी से वो सवाल आ रहे हैं, जिसका जवाब राहुल गांधी ने दिया कि वो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स का जवाब इंक्लूसिव, यानी सबको साथ में लेकर चलने की, खासकर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है समाज का। इसीलिए आप देखिए कि संजय राउत और मायावती, जो कि कांग्रेस की बहुत आलोचना करती है हमेशा, उन्होंने भी एक ट्वीट किए हैं जो अभी आप दिखाएंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी ने वहां आवाज उठाई है। मायावती ये बातें क्यों बोल रही है, इसके बारे में हम जब आप दिखाएंगे तब बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पहले संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। संजय राउत की कल भी प्रतिक्रिया आई थी राहुल गांधी पे, और आज विपक्षी एकता की बात जब राहुल गांधी ने कही, और यहाँ संजय राउत प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जरा सुन लेते हैं संजय राउत ने क्या कुछ कहा है इधर। और मायावती जी आज राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आई, वो भी देखेंगे। पहली दफा ऐसा है कि राहुल गांधी की तारीफ करती हुई नजर आई मायावती, और क्यों तारीफ कर रही हैं वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राहुल गांधी ने कहा पूरा विपक्ष एकजुट है और 24 में मोदी को हराएंगे। राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उससे सहमत हूं। राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है, विदेश में भी जाकर ही बात कही। पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ, और 24 में हम आज जो केंद्र की सरकार है उनको हराएंगे
कि हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। विपक्ष को बांधे रखने के लिए गिव एंड टेक करना होगा, इसके लिए हम तैयार है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी की ये बात बहुत समझदारी की बात है और बड़े नेता इस प्रकार से बात करते हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाएंगे। तो ये थे संजय राउत को आप सुन रहे थे। लेकिन अब जरा बढ़ते हैं आगे और मायावती के एक के बाद एक 3 ट्वीट। लेकिन पहला ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा। पहले ट्वीट में मायावती कह रही हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यानी राहुल गांधी, लिख नहीं रही लेकिन यहाँ साफ है, पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिकी दौरे में, यानी राहुल गांधी अमेरिका गए हैं, ये भी अमेरिकी दौरे में भारत के करोड़ों दलितों व मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनके जान माल, मजहब की असुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषी। चलिए, केंद्र में जिनकी भी सरकार रही हो, राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार या अन्य पार्टियों की सरकारें रही हैं जो पूर्व में, वो सरकारें दोषी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ राहुल गांधी ने जो बात वहाँ रखी है अमेरिका में, उस बात से यहाँ मायावती, बहन मायावती सहमत नजर आ रही हैं। आगे के ट्वीट को भी 3 ट्वीट है, अगले ट्वीट को भी देखिए। देश में यूपी सहित अन्य राज्यों में, अब यहाँ से पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है मायावती की। देश में यूपी सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी अथवा सपा की, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों व वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय, अत्याचार व शोषण आम बात है। जबकि यूपी में केवल बीएसपी की रही सरकार में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया। अब पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है मायावती जी की। तारीफ भी करनी है, इसलिए राहुल गांधी की तारीफ करनी है क्योंकि अभी पूरी दुनिया के लोग तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका का थिंक टैंक जो है वो राहुल गांधी से बात कर रहा है। अमेरिका का थिंक टैंक ये सोच रहा है कि भारत में अगर अल्टरनेटिव ढूंढना हो तो मोदी के सामने कौन, तो राहुल गांधी वहां नजर आ रहे हैं। अब मायावती राहुल गांधी को साथ भी रखना चाहती हैं और अपनी जमीन को बचाना भी चाहती हैं। इस 2 ट्वीट से तो आपको यही समझ में आ रहा है। तीसरे ट्वीट पे भी आते हैं, वहां क्या कुछ कह रही हैं मायावती, सुनिए, देखिए। कह रही है, साथ ही राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ हेतु अनवरत व अनगिनत सांप्रदायिक दंगों व जातिवादी घटनाओं के काले अध्यायों से इतिहास भरा है, जिसके लिए आरोप प्रत्यारोप होते हैं, किंतु इन कारणों से इन वर्गों के लोग अपना हितैषी संविधान होने के बावजूद लगातार शोषित, पीड़ित व लाचार हैं। संविधान और संविधान की रक्षा का दायित्व सबसे पहले इन पार्टियों के नेताओं के ऊपर आता ही है, क्योंकि जनता इन्हें चुन करके वहां तक भेजती है जहां ये संविधान की रक्षा कर पाए। तो यहां संविधान पे मायावती जी आ गई। तीनों ट्वीट और तीनों ट्वीट में अपने आप को, अपनी जमीन को बचाने की कोशिश, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते राहुल गांधी को। यही माना जाए प्रशांत जी? देखिए, इसकी वजह क्या है राजीव जी? इसकी वजह है अमेरिकन थिंक टैंक में अंबेडकर वादियों का बढ़ता हुआ प्रभाव, और उससे यहाँ की जो बुद्धिजीवी हैं, जो यहाँ के अंबेडकराइट हैं, जो सोशल मीडिया पे बड़े लोकप्रिय हैं या जो यहाँ पे राजनीति में बड़े लोकप्रिय हैं, उनका सीधा ताल्लुक अमेरिका के थिंक टैंक से है। सीधा उनकी वार्तालाप होती है, वो डायलॉग में है। दूसरी बात राजीव जी की अमेरिका में इतनी बड़ी लॉबी अंबेडकराइट्स की बन चुकी है कि वो लोगों ने, पिछले आपके प्रोग्रामों में बता चुका हूं कि गूगल या फेसबुक जैसे संस्थानों में भी भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में सेंसिटाइजेशन होता है। वहां जाके प्रेजेंटेशंस होते हैं। इक्वलिटी लैब वहां पे जो अंबेडकराइट्स की है, और वो इक्वलिटी लैब दलित के अधिकारों की बात करती है। 1-2 साल पहले की घटना है राजीव जी, वहां पे एक मंदिर बन रहा था और उस मंदिर में दलितों के साथ व्यवहार गलत हो रहा था, उसका काम रुकवा दिया गया।
इतनी प्रभावशाली वहां पे जो दलित समाज है, जो अम्बेडकराइट है, उन्होंने बना दिया है अपने आप को। मैं बता चुका हूं आप ही के प्रोग्राम में कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने अपने नियम को बदल दिया और जातिगत भेदभाव को नस्लवादी भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बराबर लाके खड़ा कर दिया। ये वजह है, एक बड़ी वजह है कि मायावती जो है वो राहुल गांधी के पक्ष में बोलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पे जो अम्बेडकराइट्स हैं, वहां पे जो ह्यूमन राइट लॉबी है, वो राहुल गांधी के साथ खड़ी है। दूसरी बात कि जो राहुल गांधी का संदेश अमेरिका से आ रहा है, जो भारत जोड़ो यात्रा से आया और जो कर्नाटक के रिजल्ट के बाद पुख्ता हो गया कि जो समाज का वंचित तबका है और माइनॉरिटीज हैं, वो कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। तो जो जमीन खिसकने की बात आप कह रहे हैं, उसका आभास हो रहा है इनको, इसलिए ये अपने कंस्टिट्यूंसी को यहाँ पे एड्रेस करना चाहती है कि भाई हम कांग्रेस के बहुत खिलाफ नहीं है, वो अलग थलग नहीं पढ़ना चाहती है मायावती। इस वजह से ये ट्वीट और बयान आए हैं। राजीव जी बिल्कुल, अलग थलग भी नहीं पढ़ना है, लेकिन अपनी जमीन को बचा के रखना है। लेकिन क्या मायावती जी की जमीन बची रहेगी? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पैदा हो गया है, क्योंकि जब से कांग्रेस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और खासकर कर्नाटक के चुनाव के बाद से परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हैं। आप याद कीजिए कि कर्नाटक के चुनाव में बीएसपी यानी मायावती जी की पार्टी बहुत चुस्ती दुरुस्ती मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ी थी और उन तमाम जगहों पे, उन तमाम राज्यों में आगे भी चुनाव लड़ने की तैयारी है जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की लड़ाई में है। तो आप किसके साथ में हैं? जबकि यहां पर विपक्षी एकता की बात हो रही है और उसमें आप अपने दो पार्टियां ऐसी हैं, आम आदमी पार्टी और मायावती जी की पार्टी बीएसपी, ये लगातार कांग्रेस के जनाधार को काटने की कोशिश करते नजर आए हैं धरातल पे। लेकिन वहां भी अगर दाल नहीं गल रही है तो क्या किया जाए? क्या एक जो वोटर वर्ग है और उसमें भी जो एससी है, एसटी है, अल्पसंख्यक है, ये जो तबका है, वो क्या यूनाइट हो रहा है? वो क्या पोलराइज हो रहा है? और वो क्या हराना चाहता है बीजेपी को, इसलिए उस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो बीजेपी को हरा सकती है? ये सब भी अब सोचने का समय आ गया है और सोच करके, और उसके कई सारे रिजल्ट सामने आ गए। उपचुनाव के रिजल्ट हमने देखा, सागर डेही का रिजल्ट सबसे बड़ा रिजल्ट था वेस्ट बंगाल का, और उसके बाद अब कर्नाटक का रिजल्ट है। और इसलिए लग रहा है, जो यहाँ प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि अब मायावती को भी अपनी ज़मीन बचानी पड़ेगी। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को भी अपनी ज़मीन बचानी होगी, वरना उनकी ये जितनी पार्टियां हैं, इनकी ज़मीन बिल्कुल खो जाएगी। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी को भी ज़मीन बचाने की ज़रूरत है और अखिलेश यादव को भी अपनी ज़मीन बचाने की ज़रूरत है। मायावती और असदुद्दीन ओवैसी आम आदमी पार्टी की ही बात नहीं, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के लिए भी ये बात लागू होती है। और यहाँ जिस अंदाज में कांग्रेस काम करती हुई दिखाई दे रही है, विपक्षी एकता जो उसकी बात हो रही है, यूनाइट करने की बात जो हो रही है, और जिसमें नीतीश कुमार लगे हुए हैं, अखिलेश यादव से भी उनकी बात हो चुकी है, ममता बनर्जी से भी बात हो चुकी है। 12 तारीख को पटना में सबकी मीटिंग भी होनी है और उसी के संदर्भ में आपने अभी एक बयान सुन लिया संजय राउत का, विपक्षी एकता पर अपनी बात कर रहे थे। तो राहुल गांधी जो अमेरिका में कर रहे हैं, राहुल गांधी जो अमेरिका में अपनी बात रख रहे हैं, उन बातों में और उन बातों से क्या निकल के आ रहा है, यही हम यहाँ समझने, समझाने, देखने, दिखाने की बात कर रहे हैं, आप सब तक पहुँचाने की का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को क्यों वहाँ के विश्वविद्यालयों में बुलाया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं बुलाया गया? राहुल गांधी को क्यों वहाँ के थिंक टैंक बुला रहे हैं? राहुल गांधी क्यों वहाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा कर के उन्होंने बातचीत की और अपनी बात रखी? राहुल गांधी तमाम उन थिंक टैंक्स के बीच जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक दखल रखते हैं समाज में एक बड़े तबके में। और कल हडसन यूनिवर्सिटी के भी लॉ फैकल्टी से मुलाकात हुई है और उनके थिंक टैंक से मुलाकात इस कार्यक्रम से पहले हुई थी कल राहुल गांधी की, और इसके बाद एक
डिनर पार्टी में भी राहुल गए थे। तो बहुत कुछ था ऐसा प्रशांत टंडन जी जिस पर यहाँ हिंदुस्तान में चर्चा बहुत हो रही है। लेकिन एक चर्चा आज सुबह से है, उस बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए। मुस्लिम लीग को लेकर के हो रही है। राहुल गांधी से पूछा गया कि केरल में मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग जो है उसके साथ आपका कोलैबोरेशन है। तो राहुल गांधी ने उस पर कहा कि केरल के जो मुस्लिम लीग है वो सेकुलर है, हमारे साथ है। और यहाँ ये सेकुलर कह करके और यहाँ तमाशा बनाया गया। थोड़ा सा एक कमेंट चाहूँगा आपसे, और इसकी तुलना भाजपा के लोग, भाजपा के IT सेल वाले जिन्ना साहब के मुस्लिम लीग से कर रहे हैं। कई बार आप याद कीजिए पिछले चुनाव में, केरल के चुनाव के समय, अगर शायद आप लोगों को याद हो, केरल में जब विधानसभा का चुनाव था उस समय भी मुस्लिम लीग के नाम से कांग्रेस को घेरने की कोशिश हुई थी भाजपा IT सेल की तरफ से। कहा गया था कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में है। लेकिन हिंदुस्तान का मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का मुस्लिम लीग में बहुत अंतर है भाई, और उस अंतर को सामने न रख करके अगर सीधा सीधा आप इसकी तुलना पाकिस्तान के मुस्लिम लीग से करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों की आंखों में धूल तो झोंक ही रहे हैं। भाजपा का IT सेल यही कर रहा है। क्या कहेंगे प्रशांत जी? देखिए राजीव जी, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है और ये दक्षिण भारत में चुनाव लड़ती है, मुख्य तौर पर तमिलनाडु और केरल में। और वो राहुल गांधी ठीक ही कह रहे हैं कि वो सेकुलर पार्टी है, उसका नाम मुस्लिम लीग है। जो जिन्हा वाली मुस्लिम लीग थी उसके साथ तो हिंदू महासभा ने सरकारें बनाई है बंगाल में आजादी के पहले। वो मुस्लिम लीग जिन्हा वाली जिसके साथ सरकारें बनाई थी हिंदू महासभा ने। तो ये जो मुस्लिम लीग है ये केरल की IUML और ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। और इसमें बहुत सारे आप उनको देखेंगे, उनके कैंडिडेट्स को भी देखेंगे, उनको वोट भी तमाम नॉन मुस्लिम का मिलता है, उनके MPs भी कई बार और MLAs भी नॉन मुस्लिम भी होते हैं। तो वो उस तरीके का वो पार्टी केरल में है नहीं, वरना केरल की जनता उनको इतना समर्थन नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक बात और, हमारे एक साथी लहरू हितेश हैं, वो लिख रहे हैं कि जिन्ना की मज़ार पर आडवाणी जी गए थे याद दिला रहे हैं तो जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग और केरल के इंडियन मुस्लिम जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो दोनों में बहुत फ़र्क है, IUML में और पाकिस्तान के मुस्लिम लीग में। और उसकी तुलना करके और राहुल गांधी से आप, और राहुल गांधी ने विदेश में जाके फिर देश का अपमान कर दिया। भाई जिन्ना साहब के या पाकिस्तान के मुस्लिम लीग से हमारे हिंदुस्तान में क्या लेना देना? और उसकी बात अगर कोई, चलिए एक पल के लिए पाकिस्तान की किसी पार्टी या चाइना की किसी पार्टी के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कोई चर्चा कर भी रहा है तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की बात हो रही है, पूरी की पूरी हिंदुस्तान की बात हो रही है, केरल के पार्टी की बात हो रही है और उसको लेकर के जोड़ने की कोशिश। आप कई बार उसके झंडे को लेकर के भी कि हाँ देखो भारत कांग्रेस के उसमें की रैली में पाकिस्तान का झंडा दिखाई दिया, कभी कुछ और दिखाते हैं। तो ये सब चलता रहेगा। ये आपको ज़रूरत है दोस्तों की, और हमारे तमाम जो देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं, वोटर्स हैं, उनको ज़रूरत है आँख कान नाक सब कुछ खोल करके रखना, अपनी इंद्रियों को खोल करके रखना और समझना कि चल क्या रहा है, बरगलाया कैसे जा रहा है। और उससे ज़्यादा यहाँ, क्योंकि आप हर चीज़ के पीछे और हर बात की सफाई देते हुए नहीं घूमेंगे। और यहाँ कल भी राहुल गांधी को ऐसे ही ट्रोल करने की कोशिश हुई जनगण मन को लेकर के कि देखिए कुछ लोग जनगण मन में बैठे हुए हैं। ये परसों की बात है प्रशांत जी, जब रिहर्सल की एक तस्वीर को निकाल करके, लेकिन बहुत मज़ेदार है। आप देखिए कई बार प्रशांत जी हंसी आती है कि ट्रोल आर्मी वाले, भाजपा के ट्रोल आर्मी और उसके जो मुखिया अमित मालवीय, सबसे पहले उनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सबसे पहले वही ये सब लिखते हैं, तो आधिकारिक तौर पर उनका नाम लेना यहाँ कोई गुनाह नहीं है। वो सबसे पहले उन फेक वीडियोज़ को प्रसारित करते हैं, जिसके बाद फटाक से देखा जाए तो दूसरे जो दल के यानी कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनको घेर लेते हैं। वो घिर जाते हैं बेचारे, और हर बार उनको मात खानी पड़ रही है। हर बार झूठा कोई ना कोई वीडियो, फेक न्यूज फैला करके और वो चुप हो जाते हैं, मात खानी पड़ती है, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये भी एक मज़ेदार तथ्य है, क्या इतना भर कर देने से
जो टारगेटेड ऑडियंस तक, टारगेटेड वोटर्स तक बीजेपी अपनी बात पहुंचाना चाहती है, क्या वो पहुंच जा रही है उनकी बात? इस पर भी सोचने की बात है। ज़रा आपका नज़रिया समझना चाहता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर और खासकर ट्विटर पे आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं प्रशांत जी, इसलिए भी कि क्या आप या हम किसी फेक वीडियो को एक बार प्रसारित करें और हम पकड़ में आ जाएं, तो दूसरी बार हिम्मत नहीं होगी हमारी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने गलती कर दी थी उस समय। लेकिन एक आदमी हर बार गलती कैसे करता है? हर बार जनगण मन का रिहर्सल हो रहा है, वो वीडियो आपने डाल दिया, कुछ और वीडियो आपने डाल दिया, या प्रधानमंत्री के कहे गए आलू से सोना वाली बात को राहुल गांधी के नाम पे चस्पा कर देने से जो सफलता मिल गई, उस सफलता को आगे बढ़ाना चाहते हैं भाजपा ट्रोल आर्मी के लोग। देखिए, एक इन्होंने जमात खड़ी कर दी है आरएसएस बीजेपी ने ट्रोल आर्मी के जरिए, जो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो व्हाट्सएप में आता है उसको आंख बंद करके विश्वास मान लेते हैं। अब दूसरा क्या है कि इनकी मजबूरी है कि वो जो व्यक्ति है जो ये सारी बातें इनकी मान रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो राहुल गांधी से प्रभावित हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेजस्वी यादव से प्रभावित हो जाए, ऐसा ना हो कि वो स्टालिन से प्रभावित हो जाए। तो इसलिए ये लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि ये अपनी जो हमारा जो कोर वोटर है उसके आंखों में पट्टी बांधे रहे। तो उसके आंख में जो पट्टी उन्होंने बांधी हुई है उस पट्टी को ढीला नहीं होना देना चाहते। वो पट्टी ढीली होगी तो दुनिया देखेगा, तो पट्टी कसी रहे उसके लिए ये बार बार जो झूठे वीडियो है डालते हैं। अब इसी के जवाब में ये तो रिहर्सल था जो आप बता रहे हैं जनगण मन का, जो नरेंद्र मोदी रूस गए और गार्ड ऑफ ऑनर में जब जनगण मन बज रहा था राष्ट्रगान हमारा, और तब वो वॉक कर गए और उनको वहां के किसी अधिकारी ने खींच के खड़ा किया, वो तो रिहर्सल नहीं था, वो गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा था। इसका वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर डाला और उसके भी लाखों व्यूज हुए। तो ये सोच समझ के ये हर बार पकड़े जाते हैं और हर बार ये हरकत करते हैं। ये हरकत इसीलिए करते हैं राजीव जी कि जो उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी है समाज के एक वर्ग को, वो पट्टी कसी रहे, वो पट्टी ढीली ना हो, इसलिए ये फर्जी वीडियो बार बार डालते हैं। जी बिल्कुल, फर्जी वीडियो क्यों डालते हैं ये समझने की कोशिश कर रहे थे हम, और साथ साथ अभी आप लोगों के बीच इस ब्रेकिंग में हम यही ला करके यही दिखाने की कोशिश कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ऐतिहासिक प्रेस क्लब वाशिंगटन डीसी अमेरिका, और वहाँ कभी जवाहरलाल नेहरू, कभी इंदिरा गांधी, कभी राजीव गांधी, कभी पीवी नरसिम्हा राव, चारों के चारों प्रधानमंत्री देश के, लेकिन एक आदमी ऐसा जो ना आज प्रधानमंत्री है, ना सांसद है, ना अपनी पार्टी में कोई पद होल्ड करता है, एक अदना सा कार्यकर्ता, जो अदना सा जो वर्ड अनिल विज ने कहा था, हरियाणा के मंत्री साहब ने राहुल गांधी के लिए, उस अदना सा कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता को इतना तवज्जो क्यों दे रहा है अमेरिका, यही यहाँ समझने की हम कोशिश कर रहे थे इस कार्यक्रम के जरिए। क्यों अमेरिका राहुल गांधी को अलग अलग मंचों पर बुला रहा है, क्यों अमेरिका राहुल गांधी से बात कर रहा है, क्यों अमेरिका के पत्रकार राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप एक दिन इसी मंच पर मोदी जी को बुलाएंगे। तो देखिए, मोदी जी हिंदुस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या विदेश में करें, लेकिन हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं करें और उन तमाम पत्रकार साथियों के सवालों का जवाब दें। लेकिन इधर जो राजनीति चल रही है, जिसमें मायावती जी की राजनीति अलग है, जिसमें विपक्षी एकता की बात अलग हो रही है, जिसमें केजरीवाल जी की राजनीति अलग चल रही है, और राहुल गांधी अपनी राजनीति अलग कर रहे हैं। देश जिस दिशा में जा रहा है, बढ़ रहा है, उसमें एक सीधी सादी तस्वीर नज़र आ रही है, और उस तस्वीर में राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी हारेगी। शाम को आप सबका इंतज़ार रहेगा। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, और माफ़ी चाहूँगा आज साउंड का थोड़ा सा, क्योंकि प्रशांत टंडन जी भी बाहर हैं और वहाँ साउंड का प्रॉब्लम थोड़ा है, बहुत सारे साथी लिख भी रहे हैं, तो
खुले तौर पे आप लोगों को, कई लोगों को लिख के जवाब दे दिया हूँ, लेकिन खुले तौर पे बता रहा हूँ कि कई बार होता है कि साउंड की दिक्कत आ जाती है, इको हो रहा है। और प्रशांत जी के पास में ईयरफोन जो नहीं है, इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ है। अदरवाइज़ हमेशा की तरह बिल्कुल चुस्त दुरुस्त आवाज़ में प्रशांत जी हमेशा नज़र आते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बातें यहाँ हम रख रहे थे, जो विचार हमारे हैं, जो विश्लेषण हमारे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। और विश्लेषण में सबसे बड़ी बात यही कि राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में इमर्ज कर चुके हैं। राहुल गांधी एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इमर्ज कर चुके हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद अमेरिका में राहुल गांधी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। कांग्रेस के तमाम नेता आज की तारीख में अमेरिका पहुंच चुके हैं और न्यूयॉर्क में ज़बरदस्त तैयारी हो रही है 4 तारीख की।